सो अब हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, मतलब अभी हमने एक जीन देखा था जो कि था हाइट का जीन हम देखते चल रहे थे, शॉर्ट या टॉल। और जो टी वाले हमारे जीन्स है वो कैसे पास हो रहे हैं टू द प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट्स। तो अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में मेंडल ने क्या किया, अगेन उसने पी प्लांट ही यूज किया। अब देखो येलो कलर एंड राउंड शेप, दो उसने सीड्स लिए। ठीक है, दो कैरेक्टर लिए सीड के, एक तो उसका कलर और शेप। तो एक एक प्लांट लिया जिसका था येलो कलर एंड राउंड शेप एंड दूसरा था ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। मेंडल फाउंडेड द seed resulting from the crossing of the parents at yellow color and round shaped seed। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में सेम वही चीज हुई जो हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुई थी, कि जो F1 प्रोजेनी बनी थी वो किसी एक पेरेंट से मैच हो रही है। ठीक है, मतलब डोमिनेंट पेरेंट से मैच हो रही है। सो हियर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर येलो ग्रीन कलर एंड राउंड रिंकल शेप वाज डोमिनेंट। तो हम लोग बता सकते हैं कि येलो ग्रीन में से येलो डोमिनेंट था और राउंड रिंकल में से राउंड डोमिनेंट था। तभी फर्स्ट जनरेशन में येलो कलर एंड राउंड शेप शीड हमको मिले। ठीक है, thus yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled. These results were identical to those that he got when he met separate monohybrid cross। तो जब अपन ने येलो और ग्रीन का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तब भी येलो आया था, और जब हमने राउंड और रिंकल का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तब भी रिंकल आया था, और जब दोनों का साथ में किया तो येलो के साथ राउंड और ग्रीन के साथ रिंकल आया। मतलब हमको साफ साफ पता चल रहा है कि जो येलो है वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है और जो ग्रीन है वो रेसेसिव है। सिमिलरली जो राउंड है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिंकल है वो रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, so let us use a genotype symbol Y for dominant yellow seed and small y for recessive green, or similarly seed color, sorry this is for seed color, और R for round shape seed and R for wrinkle seed shape। ठीक है, तो शेप के लिए हमने R और R यूज किया और कलर के लिए Y एंड Y यूज किया। अब देखो द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स कैन देन बी रिटन एज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन हम लेंगे। और यहाँ पे सिमिलरली स्मॉल वाई। द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट कैन बी रिटन डाउन एज, अब देखो ये तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। अब इनका क्रॉस कैसे लिखेंगे, तो ये हमको दिया हुआ है साफ साफ। जो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला था उनके गैमेट बनेंगे ये कैपिटल आर वाई, और जो स्मॉल वाले थे उनका गैमेट बनेगा ये। जब उनके बीच में क्रॉस हुआ तो हमको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बीच में हम करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमें यहाँ पे मिलेंगे फोर टाइप्स ऑफ गैमेट। देखो फोर टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे मिल सकते हैं, या तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई साथ में सेग्रीगेट हुए, या कैपिटल आर और स्मॉल वाई साथ में सेग्रीगेट हुए, स्मॉल आर कैपिटल वाई देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। आपको प्रोबेबिलिटीज दिख रही है। जैसे अगर मैं एक बार बना के बता दूं, ये है कैपिटल आर, तो पहले हम एक को ले लेते हैं कैपिटल आर, सॉरी पहले हमने एक को ले लिया कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर। अब इसके साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है। फिर हम ले लेंगे स्मॉल आर को, तो इसके साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है। ऐसे करके चार प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स बन गए। तो अब देखो सेल्फिंग करवाई थी तो मेल पेरेंट के भी यही सेम चार गैमेट बनेंगे और फीमेल पेरेंट के भी यही सेम चार गैमेट बनेंगे, और उससे बना लेंगे हम पन्नेट स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे अगर अपन पन्नेट स्क्वायर में अपन इसको काउंट करें तो देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमको 12 येलो और 4 ग्रीन मिल रहे हैं, मतलब 3:1 का रेशियो अगर हम कलर में देखें तो। यही था हमारा फिनोटिपिक रेशियो F1 जनरेशन का, सॉरी F2 जनरेशन का। और अगर राउंड और रिंकल देखें तो 12 राउंड और 4 ग्रीन मिल रहे हैं, 4 रिंकल मिल रहे हैं। सॉरी माय मिस्टेक गाइस, 4 रिंकल। ठीक है, 4 रिंकल मिल रहे हैं, तो ये हो गया अगेन 3:1 का रेशियो। ठीक है, 3:1 का रेशियो होगा। अब देखो इन्होंने जो फिनोटिपिक रेशियो दिया है, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, तो वो दिया है 9:3:3:1। अब देखो 12 हमारे येलो है, हमको अच्छे से पता है 12 येलो है। उनमें से जो 9 है वो राउंड येलो है और 3 है वो है रिंकल येलो।
ठीक है, राउंड येलो और रिंकल येलो। और जो राउंड ग्रीन है वो 3 है और रिंकल ग्रीन है वो 1 है। तो एक 9:3:3:1 का टोटल रेशियो यहाँ पे बन रहा है। और अगर हम कलर और शेप के ऊपर अलग अलग रेशियो देखें तो वो है 3:1। चलो, तो यहाँ तक रेशियो तो समझ में आया। अब वही चीज ये सेंटेंस में वो लिखा, when Mendel self hybridized the F1 plant, he found that 3/4 of the F2 plant have yellow seed and 1/4 had green seed. The yellow and green color segregated in a 3:1 ratio, and round and wrinkle seed shape also segregated in a 3:1 ratio, just like a monohybrid cross. मतलब जो अपने मेंडल के जो लॉ थे, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, वो यहाँ भी इवन इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस भी काम कर रहा है, तभी सेम रिजल्ट आ रहे हैं एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब देखो, उसने यहाँ पे एक दूसरा लॉ दे दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस द phenotypes round yellow, wrinkle yellow, round green and wrinkle green appeared in the ratio this. ये हमने पढ़ लिया। Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel studied. अगेन देखो, उसने हर चीज की स्टडी बार बार की है, बार बार की है। So several pair of characters में उसको सेम रिजल्ट में। The ratio of 9:3:3:1 can be derived a combination of series of, देखो कैसे किया उसने, 3 yellow:1 green with 3 round:1 wrinkle. This derivation can be written as follows. देखो, अपना 3:1 का रेशियो आ रहा था, तो उसने ये डिराइव कैसे किया? 3:1 का रेशियो कैसे आ रहा था? जैसे 3 हो गए थे हमारे येलो:1 हो गया था ग्रीन, और इधर हो गए थे 3 हो गए थे हमारे राउंड:1 हो गया था हमारा रिंकल। तो अब इनको मल्टीप्लीकेशन में लेके चलेंगे, 3y into 3r, तो क्या मिलेगा? 9 येलो एंड राउंड। ठीक है, फिर 3 को इधर करेंगे ना, तो 9, और फिर ये मिलेगा अपन को 3 येलो रिंकल। ठीक है, फिर 1 और इसको करेंगे तो ये मिलेगा अपन 1 into 3 3, 1 ग्रीन एंड राउंड। फिर मिलेगा 1 into 1 1, दैट इज 1 ग्रीन एंड रिंकल। तो यहाँ पे अपन को रेशियो मिल रहा है 9:3:3:1। देखो, डेरिवेशन करना कितना इजी है। तुमको ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा कि येलो और राउंड वाले 9 थे, येलो और रिंकल 3 थे। बहुत बहुत किचपिच करने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, जो दोनों ट्रेट है उनको लिख दो। जब अपन येलो और ग्रीन को देख रहे थे तो 3:1 का रेशियो आ रहा था। येलो और ग्रीन से तुम्हें 3:1 का रेशियो आ रहा था, और येलो हमारा डोमिनेंट है तो 3 येलो के रहेंगे, और इधर राउंड डोमिनेंट है। फिर इनको जैसे अपन बचपन में नहीं करते थे, A into B, सॉरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले जाती हूँ, इसी इसी पे ध्यान दो। A into B अपन ने वहां सॉल्व कर लिया, तो तुम फिर से फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि तुमको ये याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो ताकि मेमोरी में कम से कम चीज याद करने का बर्डन रहे। गॉट इट गाइस? आजमा गॉट इट, सागरिका गॉट इट, बाकी लोग? महविश खान, ओके गुड। ओके, अफीफा, अपर्णा, समझ में आया बेटा? चलो, तो इस तरीके से हमने इसको डिराइव कर दिया। अब देखो, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन टू ट्रेंड। डाइहाइब्रिड क्यों बोला है? क्योंकि दो, मतलब ऐसे प्लांट के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं जो एक दूसरे से दो ट्रेट में डिफरेंट है। ठीक है, दो ट्रेट में डिफरेंट है। तो मेंडल प्रपोजेस सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब सेकंड लॉ उसका, दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या कहता है? that when two pairs of traits are combined in a hybrid, जैसे कि color and shape यहाँ पे हमने लिया, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, येलो के साथ राउंड भी आया है, ऐसा नहीं है कि और येलो के साथ रिंकल भी आया है। ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी कि येलो डोमिनेंट है और राउंड डोमिनेंट है तो डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ आए और रेसेसिव रेसेसिव एक साथ आए। मतलब येलो का सेग्रीगेशन अपने हिसाब से हुआ 3:1 में, और राउंड का सेग्रीगेशन अपने हिसाब से हुआ 3:1 में। तो ये इंडिपेंडेंटली अपने अपने
कैरेक्टर शो कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो ये लो तुमको समझ में आ गया। एक बार और स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ देती हूँ। द लो स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ traits are combined in a hybrid segregation of one pair of character, that is seed color, and is independent of the other pair of character, that is seed shape। अगर ये तुमको समझ में आ गया है तो प्लीज रिएक्ट कीजिए, क्योंकि ये वाली चीज बहुत मुश्किल से समझ में आती है लोगों को। ठीक है। ओके ओके। चलो ये मैंने यहाँ पे भी तुम्हारे लिए लिख दिया है कि कैसे बनाना है उसको। चलो अब देखो, इन्होंने फिर यही दिया है कि कौन सा कितना बनना है। तो ये तुम पन्नेट स्क्वायर से पढ़ सकते हो कि सिर्फ एक ही ये था, तीन ये थे। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा जिसमें है ऐसा कुछ नहीं है समझाने के लिए, पर तुम पढ़ लेना। ठीक है। अब आती है हमारी अगली थ्योरी, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, मेंडल ने उसका जो वर्क था वो 1865 में पब्लिश किया था। कब? 1865 में। बट बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिससे वो अनरिकॉग्नाइज था टिल 1900। कब तक? टिल 1900। अब देखो, उस जमाने में कोई स्नैपचैट तो चलता नहीं था कि मेंडल मटर के दाने उगा रहा है और स्नैप लेके सबको भेज दिया बाकी साइंटिस्ट को कि देखो मेरे टॉल पी प्लांट्स हुए हैं, शॉर्ट पी प्लांट हुए हैं, स्नैप स्नैप स्टिक बना ली। ऐसा हो सकता था क्या? नहीं, इतनी तो हंस रही है लड़की। ओह यार, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है आज। तुम लोग कहोगे मैम आपकी रोज ही तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, नाटक करती हो, पढ़ाती नहीं हो। बहुत दिनों से ठीक नहीं है बेटा। पर तुम लोगों को मैंने प्रॉमिस कर दिया है ना कि पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी, चाहे फिर वो हॉस्पिटल से पढ़ाऊं। चलो, इतना भी कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो देखो 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज रहा क्योंकि उस जमाने में स्नैपचैट नहीं हुआ करता था। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्नैपचैट नहीं हुआ करता था, ये भी बात है। पर क्यों? फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कुछ नहीं था। कॉल भी नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं कि उसने स्टोरी लगा दी कि आज मैंने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और मस्त कोई विक्ट्री वाला गाना लगा दिया बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं है। तो communication was not easy as it is now in those days, and his work could not be widely publicized। ठीक है, तो पब्लिकली उसका काम नहीं पहुंच पाया। अब सेकेंडली क्या था कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर इन मेंडल्स वर्ड as a stable and discrete unit that control the expression of traits and of the pair of allele which did not blend, ये जो हमने पहले पढ़ा, with each other, was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। देखो, मेंडल ने दिए थे बेसिक आइडिया, लेकिन देखो जो हमारे वेरिएशन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो हर जगह होते हैं। तो उसके जो साथी दोस्त लोग थे, जो बाकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसकी बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो बोलता है कि तुम इनको स्टेबल बोल रहे हो जीन्स और फैक्टर्स को, पर नेचर में तो इतने वेरिएशन आ रहे थे, तुम उसको स्टेबल कैसे बोल रहे हो? ऐसे उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, बेचारा मेंडल। ठीक है, तीसरी बात क्या हो गई? Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time। अब देखो, बच्चे मैथ से भागने के लिए बायो लेते हैं, और मेंडल ने मैथ से बायो में घुसा दी, तो लोगों को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसलिए उसका ये जो अप्रोच थी, इसको थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल माना गया। Finally, though Mendel work suggested that factors were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factor or say what they were made of। देखो, उसने बोल तो दिया था फैक्टर का, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। वो ठहरा एक किसान, उसके पास कोई लैब नहीं थी कि वो माइक्रोस्कोप में देख के बता दे कहाँ है फैक्टर। तो ये उसके पास कोई चीज का फिजिकल प्रूफ नहीं था। ठीक है, इसलिए भी उसकी बात नहीं मानी गई। फिर देखो, इतना सब कुछ हुआ, फिर 1900 में कुछ भले लोग आए, थ्री साइंटिस्ट। क्या क्या नाम है उनका? डी व्राइस, कॉरेंट्स एंड वॉन शर्मा। ठीक है, डी व्राइस, कॉरेंट्स एंड वॉन शर्मा। उन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया, किसका? मेंडल के रिजल्ट को फिर से डिस्कवर किया ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to discovery of structure in the nucleus
that appear to be double and divide just before each cell division. This were called chromosome. मतलब माइक्रोस्कोपी में इतना डेवलपमेंट हो गया था, तो उस टाइम पे देखो उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, जो कि जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन खुद को डबल कर रहे थे, फिर डिवाइड होके एक आधा इस सेल में आधा इस सेल में चला जा रहा था। तो उनको अपन ने क्रोमोसोम कहा। क्रोमोसोम क्यों कहा? क्योंकि उनको स्टैनिंग प्रोसीजर के उससे देखा था और वो कलर्ड दिख रहे थे, इसलिए उनको कहा क्रोमोसोम। तो इतना हो गया हमारे ये डी ब्राइस, कॉरेंस एंड शर्मा। उसके बाद आता है देखो जो 1902 था, उसमें क्रोमोसोम मूवमेंट देखा ड्यूरिंग मियोसिस। और ये किसने देखा? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes। मतलब जैसे जीन्स एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। अब देखो अगर वो पूछते हैं हु यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, तो वो सटन एंड बोवेरी हो जाएंगे। लेकिन क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया है? डी राइस, कोरेंट्स एंड शर्मार्क ने। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस तुम लोगों को? आ रहा है? चलो गुड। देखो अब यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखो, अब रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर। ये तुमने उसमें पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अब देखो द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन ओकर इन पेयर। ठीक है, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, जीन्स भी पेयर में होते हैं। देखो सबका पेयर है, तुम्हें सिंगल हो बस। ठीक है, कोई नहीं, मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। The two allele of a gene pair are located on the homologous site of homologous chromosome। देखो अब देखो दो क्रोमोसोम है जो पेयर में प्रेजेंट है। अब उनकी होमोलोगस साइट पे ही वो जीन प्रेजेंट है जो पेयर में होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम और जीन को हमने पैरेलली पढ़ा। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और यही उन्हीं सेम क्रोमोसोम के पेयर पे सेम जगह होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, जीन पेयर को हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं, जो कि ये है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। सटन एंड बॉवरी ने दी है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और इन्होंने क्या किया है? रीडिस्कवर किया है मेंडल के वर्क को। चलो अब देखो ये टेबल तुम्हें दी हुई होती है और ये पूछा होता है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो मैंने तुमको बताया था कि मैं तुम्हारा कोई डिटेल लेक्चर नहीं ले रही हूँ, तो मैं इसको फिर नहीं समझाऊंगी, पर मैं तुम्हें याद करवा दूंगी। तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुम जीओसी पढ़ते हो, ठीक है? तो उसमें तुम्हें जीओसी समझ में आई? ठीक है, जीओसी आई ऐसे याद रखो, जीओसी आई। तो आप देखो ए और बी, तो जहां पे लिखा होगा इंडि, ये दोनों सेंटेंस तो सेम सेम है, ये दोनों तो एकदम सेम है। जहां पे लिखा होगा इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब आई वर्ड लिखा है, तो वो हो जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब इंडिपेंडेंट पेयर, और वन पेयर मतलब ओ, तो ये हो गया ओ और ये हो जाएगा जी से जी। तो ये तुम कितना भी समझ लो, कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में उसको समझने का टाइम नहीं होता है, तो ट्रिक से याद कर सकते हो। जीओसी आई, क्या जीओसी आई? तो जी से जी, ओ से वन पेयर और सी से क्रोमोसोम, आई से इंडिपेंडेंट पेयर। ट्रिक अच्छी लगी तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन शो कर दो मैम के लिए, वरना कोई बात नहीं, मैं तो सह लूंगी। तुम लोग तो वैसे भी इग्नोर कर देते हो मुझे। चलो चलो चलो, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस वन। अब देखो एनाफेज ऑफ मियोसिस वन में क्या होता है? बहुत सारे फेज होते हैं ना, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और प्रोफेज। सबसे पहले था प्रोफेज, है ना, फिर एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। तो एनाफेज ऑफ मियोसिस वन में क्या होता है? दो टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये मैं सेल वाले चैप्टर में भी तुमको पढ़ा दूंगी पूरा अच्छे से, क्योंकि मुझे भी अभी परफेक्टली याद नहीं है। आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। बट ये लाइन एक यहाँ पे दी हुई है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ meiosis one the two chromosome pair can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosome of four different color
इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम, इन द लेफ्ट कॉलम ये देखो पॉसिबिलिटी वन दी है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑरेंज ग्रीन येलो रेड, और ये ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन सेग्रीगेट हो गया, येलो वाले के साथ रेड सेग्रीगेट हो गया, और पॉसिबिलिटी सेकंड में ऑरेंज वाले के साथ रेड सेग्रीगेट हो गया है, येलो वाले के साथ ग्रीन सेग्रीगेट हो गया। तो अगेन ये फिर वही चीज बोल रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट पेयर segregate independently of each other, ठीक है। So left column possibility orange and green is segregating together, but in the right hand column possibility second orange chromosome is segregating with red chromosome, मतलब जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो देखो Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factor they carried। तो देखो सटन एंड बोवरी ने यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोल दी, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि देखो यहाँ पे ये अलग अलग जगह पे जीन प्रेजेंट है, तो अगर क्रोमोसोम अलग हो गए तो जीन का सेग्रीगेशन भी उस हिसाब से होगा। और वही हमारे सटन एंड बोवेरी साहब कह रहे हैं दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम would lead to the segregation of a pair of factor या जीन they carried। ये लाइन समझ में आई, इसको स्टार मार लो, कभी ना कभी तो घुमा के तुमसे पूछूंगी मैं, ठीक है। चलो गुड। अब देखो सटन, सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अगर ओनली सटन एंड ओनली बोवेरी लिखा जाए तो तुम टिक करोगे सटन पे, क्योंकि फाइनल थ्योरी सटन ने दी थी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का नाम साथ लिखा जा रहा है तो फिर टिक कर दोगे दोनों को। Following this synthesis of idea, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues। तो देखो इन्होंने थ्योरी तो दे दिया, अब उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने उसके कलीग्स के साथ किया। अब देखो उन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज पे किया एक्सपेरिमेंट, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या नाम है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर साइंटिफिक नेम है। अब उसने इसको ही क्यों चुना, देखो दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपली सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। अब देखो मेंडल की तरह सबके पास इतने खेत तो नहीं थे कि वो खेतों में जाके एक्सपेरिमेंट करें, तो जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है ना, वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे लेबोरेटरी में ही ग्रो कर सकता है। फिर दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। अब देखो जो मटर के दानों की फसल आती थी लगभग लगभग 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ये तो साइंटिस्ट थे, मेंडल तो किसान था, तो इन्होंने ऐसा ऐसा एनिमल चूज किया जिसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 वीक्स की है, ताकि जल्दी से जल्दी इनको रिजल्ट मिल जाए। तो जो ड्रोसोफिला था उसकी लाइफ साइकिल थी 2 वीक्स की, और इनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिला। चलो ठीक है, गर्मी आ गई यार, नींद बहुत आती है। So they could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in about 2 weeks. ठीक है, and a single mating could produce a large number of progeny, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सॉरी स्टडी करने के लिए प्रोजेनीस मिले। इसलिए एक मैटिंग से ही ये जो ड्रोसोफिला था ना, इसके बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, तो उनको ज्यादा स्टडी, ज्यादा वेरिएशन पता चलता था कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। एंड देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लाई को ही इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे, तो ये भी एक फायदा था। ऑल्सो इट हैज टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। प्लस जो ड्रोसोफिला में इनहेरिटेंस के जो वेरिएशन आ रहे थे, हेरिडिटरी वेरिएशन आ रहे थे, वो इस टाइप के थे कि हम उनको लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हैं। तो इससे हमें वेरिएशन भी आसानी से मिल जा रहे थे, और बहुत सारी स्टडी करने के लिए प्रोजेनी भी मिल जा रही थी, और मेल और फीमेल में क्लियर कट डिफरेंशिएशन भी पता चल जा रहा था। और साथ ही साथ 2 वीक में लाइफ साइकिल पूरी हो जा रही थी, और सिंथेटिक मीडियम में इनको ग्रो कर रहे थे। इसलिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बेस्ट थी। तो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये सारे इसकी स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो
अगला टॉपिक है हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो देखो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में अब देखो ये बात यहाँ आ गई थी कि अगर किसी क्रोमोसोम पे कोई जो जीन पास पास प्रेजेंट है तो वो तो कभी अलग होंगे नहीं, मतलब वो दो कैरेक्टर तो हमेशा साथ में रहेंगे। तो इस पे फिर स्टडी हुई। तो देखो वो फिर इन्होंने ड्रोसोफिला को ले लिया इन सेवरल सॉरी मोरन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक। ठीक है, कौन से जो मेल और फीमेल के जो सेक्स लिंक जीन्स थे ना उनको स्टडी किया। द क्रॉसेस वर फेमिलियर टू द डायहाइब्रिड क्रॉसेस आउट बाय मेंडल इन पीस। फॉर एग्जांपल मॉर्गन ने क्या किया, येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ इंटर क्रॉस किया और F1 प्रोजेनी मिली उसको। ठीक है, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। तो इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि येलो बॉडी रेड आई मैंने लिख दिया, येलो के साथ व्हाइट है भाई और ब्राउन के साथ रेड है। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। उसने क्या देखा, उल्टा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया ना उसका उल्टा, कि दो जीन जो थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं। एंड द F1 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:1। और जो 9:3:1 का F2 रेशियो आना था वो डेविएट हो रहा है, ये नहीं आ रहा है। एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट। अब देखो इन्होंने क्या किया, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम। इनको पता था कि जिन जीन्स की हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सेक्स लिंक जीन्स पढ़े थे, तो वो एक्स क्रोमोसोम पे located है। And so quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type। देखो इसमें ऐसा था कि जो पेरेंट्स जैसे थे वैसा का वैसा ही बना, कुछ अलग फॉर्म नहीं हुआ। तो जो जितने भी कॉम्बिनेशन बन पाए ना उसमें पेरेंटल जीन के कॉम्बिनेशन ज्यादा थे, क्योंकि दोनों जो जीन थे एक्स क्रोमोसोम पे थे और वो बहुत पास पास सिचुएटेड थे, तो उससे वो नए कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाए। वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट बहुत कम टाइम हो पाए। ठीक है, बहुत कम हो पाए इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का भी थोड़ा सा वायलेशन होता है। अब देखो मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस टू द फिजिकल एसोसिएशन, मतलब पास पास थे फिजिकली दोनों जीन्स, तो फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइंड द टर्म linkage to describe this physical association on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। ठीक है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मतलब जितने एक दूसरे से वो दूर होंगे उतना नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब उतना रिकॉम्बिनेशन होगा। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, चलो गुड। अब देखो Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, मतलब very low in combination, while other were loosely linked, show higher recombination. For example, he found that the gene white and yellow were very tightly linked and showed 1.3% recombination. White and miniature wing showed 37.2% recombination। अब देखो ही स्टूडेंट, अब उसका एक स्टूडेंट था, एक नए साइंटिस्ट का नाम आ रहा है अल्फ्रेड स्टरवेंट। ठीक है, अल्फ्रेड स्टरवेंट। उसने किया क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम को एक जीन मैपिंग करके बनाया, जेनेटिक मैप की। ठीक है, ये इतनी पास है इतनी पास है तो इनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की, इनकी कितनी, तो उसने क्या किया, जेनेटिक मैप्स प्रिपेयर किए। तो कैसे प्रिपेयर किए, used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। देखो ये बहुत ही गंदा पैराग्राफ था, इसको मतलब मुझे भी पसंद नहीं था जब मैं नीट कर रही थी तब, जैसे तैसे मैं पढ़ती थी। अब देखो इसमें कभी तुम्हें नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो टाइम बाउंड है, नीट की जो टाइम लिमिट है, बस इसमें परसेंट पूछ सकते हैं तुमसे। तो देखो पी से पास मतलब जो लिंकेज जिनमें ज्यादा होगा और पी से पेरेंटल ज्यादा, मतलब
जो पास पास है उनमें पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेंगे। जैसे कि येलो और व्हाइट यहाँ पे पास है तो 98.7 इसमें पेरेंटल टाइप बना, और रिकॉम्बिनेंट बना 1.3 टाइप। देखो व्हाइट और मिनिएचर यहाँ पे बहुत दूर दूर है, आपस में बहुत डिस्टेंस है, तो इसमें पेरेंटल टाइप 62.8% बना और रिकॉम्बिनेंट 37 बना। अब ऐसा नहीं कि ये दूर है तो उसमें पेरेंटल टाइप बहुत ही कम बन जाएगा, पर अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेगा देन वाइट एंड मिनिएचर। गॉट इट? पी से पास, पी से पेरेंटल ज्यादा। चलो वेरी गुड। अब आते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 2 मिनट ले लूं क्या? आई एम एग्जॉस्टेड। अब अच्छा है, अब इसके बाद वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लियोट्रॉपी है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन है, देन म्यूटेशन है, देन जेनेटिक डिसऑर्डर है। आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। इट विल बी फिनिश्ड बाय टुडे, और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, देखो ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ था इसलिए मैंने पोल क्वेश्चन नहीं दिए थे ग्रुप में। इवन आई वाज आल्सो फीलिंग कि यार मैं बच्चों को क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ। एंड कल मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैं हॉस्पिटल गई, देन मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारा ब्लड निकाला, तो मुझे तो चक्कर आ रहे थे। मैंने क्लास भी तुम लोगों की बहुत मुश्किल से ली थी कल, बट अभी तक मेरी रिपोर्ट्स नहीं आई है। रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा कि मैं पोल के क्वेश्चन देंगी या नहीं। वैसे मैं दूंगी, आई प्रॉमिस मैं दूंगी। आई हैव कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एवरी चैप्टर, पहले से ही करके रखे। मैम ये चैप्टर रोज कैसे पढूं, समझ नहीं आता है कि कैसे पढूं शॉर्ट में। देखो बेटा, मल्टीपल टाइम पढ़ने से ही तुम उसको शॉर्ट में चेंज कर पाओगे। जब तक चीजें याद होना शुरू नहीं करेगी वो टाइम लेगा। तो मल्टीपल टाइम पढ़ो चैप्टर्स को। ऐसा है तो रोज आधा घंटा सिर्फ जेनेटिक्स पढ़ो। आधा घंटा तो दे ही सकते हो, जो चैप्टर तुम्हें दर्द दे रहा है उसे। ओके, थैंक यू बोलने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, पर ठीक है मैंने ले लिया तुम्हारा थैंक यू। बस सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करो। देखो ये सारी चीजें ना यूट्यूब पे आ चुकी है। लाइक ये वीडियोस तुम्हारे जो है ना सेशन, इनकी रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। तो वहां पे जाके तुम लोग कमेंट्स किया करो, क्योंकि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन ना, मतलब तो मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे जो लोग मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो ना, मतलब जो मेंटरशिप नहीं ले रहे हो वो भी इसे ज्वाइन करें, और उनका भी लाइक फायदा हो थोड़ा सा। अगर हम ये फ्री होस्ट कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में एकदम शेयर कर दो यार। लोग ही नहीं आ रहे, 5-10 बच्चे आ रहे हैं बस। 30-40 बच्चे आए तो पढ़ाने में मजा आए। हम क्या है? तुम बच्चे हो? नीट एस्पिरेंट? नीट एस्पिरेंट हो क्या? चलो ठीक है, शुरू करते हैं ना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कुछ खा लूं थोड़ा, मुझे लो एनर्जी लग रही है। अभी जो टाइम है उस हिसाब से तो वीरज तुमको वन शॉट से ही करना चाहिए। बैकलॉग है तो वन शॉट से कंप्लीट करो। अच्छा गुड, थैंक यू सो मच प्रिया। चलो ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में है, मेंडल स्टडी mainly described those traits that have distinct alternate form, such as flower color, which are either purple or white. But if you look around, you will find there are many traits which are not so distinct in their occurrence। जैसे कि कोई गोरा या सिर्फ काला नहीं होता, देयर इज मोर शेड, मतलब बहुत सारे शेड्स होते हैं बीच में ना। तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्प्रेड होती है अक्रॉस द ग्रेडियंट। जैसे हाइट ले लो, तो ह्यूमंस में कोई शॉर्ट या टॉल नहीं होता, उनके तो बहुत 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 सारे ग्रेडियंट्स होते हैं ना। तो मेंडल ने तो बस वो चीजें दिखा दी थी जो एकदम क्लियर कट डिस्टिंक्ट दिख रही थी कि या तो काला या गोरा या काला है सफेद।
ऐसा तो होता नहीं है। For example, in human, we don't just have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible height. ठीक है? Such traits are generally controlled by three or more genes. इसको हम थ्री और मोर जीन से कंट्रोल करते हैं। अब देखो, वर्ड ब्रेक करूँ तो पॉली मतलब बहुत सारे, और जी मतलब हम बहुत सारे जीन से इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसलिए इनको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. इस लाइन को जरा स्टार लगा लो। देखो, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कहाँ होता है? जैसे तुम स्किन कलर पे ले लो, तो अगर अफ्रीका में देखें हम, तो वहाँ के लोगों का स्किन कलर थोड़ा सा डार्क होता है। वहीं अगर हम यूएसए वगैरह में देखें, सो उनका स्किन कलर थोड़ा फेयर होता है। मतलब इन्वायरमेंट का भी इस इनहेरिटेंस पे असर हो रहा है। ठीक है? तो इस लाइन को मार्क करो। अब देखो, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। In polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. इसलिए जिसको बोलते हैं the effect of each allele is additive. जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, ह्यूमन कलर तीन जीन से, ह्यूमन स्किन कलर तीन जीन से इनहेरिट होता है, ए बी और सी। तो देखो, अगर कैपिटल है मतलब डोमिनेंट है, डोमिनेंट बी और डोमिनेंट सी रहा, तो डार्केस्ट स्किन कलर होगा। अब देखो, एक डोमिनेंट हटके एक रेसेसिव हो गया तो थोड़ा लाइट हो जाएगा, बी भी एक रेसेसिव हो गया तो और लाइट हो जाएगा, सी भी एक रेसेसिव हो गया तो और लाइट हो जाएगा। फिर कैपिटल एक, ऐसे पहुंचते पहुंचते सारे ही स्मॉल हो गए तो एकदम फेयर स्किन कलर आ जाएगा। मतलब एक जीन के भी बदलने से इफेक्ट बदल रहा है। सो द इफेक्ट ऑफ the phenotype reflects the contribution of each allele। मतलब एक allele के बदलने से भी phenotype में चेंज आ रहा है। तो the effect of each allele is additive in polygenic inheritance। इस लाइन को तुम 5 स्टार लगा लो। ये तुमको मैं कभी ना कभी क्वेश्चन में दूंगी, ये मेरी फेवरेट लाइन है। ठीक है? To understand this better, let us assume that three genes, ये पूरी वही कहानी जो मैंने तुमको समझा दी। So double A, double B, double C will have the darkest skin color, and with the recessive allele small a, small b, small c will have the lightest skin color. As expected, the genotype with three dominant allele and three recessive allele will have intermediate skin color. ये देखो, थ्री डोमिनेंट और थ्री रेसेसिव, तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्किन कलर। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ allele in the genotype would determine the darkness और lightness of the skin in an individual। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आया बच्चों? आ गया, ताजमा को आ गया, सागरिका, अफीफा, कृतिका, चो एंड राधा एंड चौहान। चौहान नाम नहीं लिखा है शायद। चलो नेक्स्ट, अब है हमारा प्लियोट्रॉपी। देखो, प्लियोट्रॉपी से उल्टा, वहां पे एक कैरेक्टर मल्टीपल जीन से कंट्रोल हो रहा था, यहाँ पे एक जीन से मल्टीपल कैरेक्टर कंट्रोल होंगे। तो देखो, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल phenotype or trait. There are however instances where single gene can exhibit multiple phenotypic expression। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और इसको हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे? पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक है? और इसको बोल रहे हैं हम प्लियोट्रॉपिक जीन। अब देखो, प्लियोट्रॉपिक जीन बोल रहे हैं, द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप्स। अब देखो, मान लो एक जीन है, वो कोई एक एंजाइम बना रहा है। ठीक है? तो वो एंजाइम बना रहा है और वो एंजाइम ना मल्टीपल रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है। तो अगर वो जीन इफेक्ट होगा तो मल्टीपल रिएक्शन इफेक्ट होगी, मतलब मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स अफेक्ट होंगे। ठीक है? तो देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया। अब क्या होता है, जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड होता है ना, उसके ऊपर एक्ट करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। ठीक है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम, और उसको कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। पर अगर इस जीन में डैमेज हुआ, जो कि ये वाला एंजाइम बना रहा है, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इससे है ना, मेंटल रिटार्डेशन आएगा,
रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन आएगा, मतलब मल्टीपल इफेक्ट इसके दिखेंगे। तो देखो, इन दिस डिसीज phenylketonuria which occurs in the human, the disease is caused by the mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase। तो एक सिंगल जीन म्यूटेशन हुआ। This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation, reduction in hair and skin pigmentation। Got it? समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब आते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन पे। तो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिसिस। तो ठीक है, पजल होगी, हमें नहीं पता। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। तो सबसे पहले इंसेक्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद हमें सेक्स डिटर्मिनेशन की थोड़ी क्लियरिटी मिली। इन फैक्ट, अब यहाँ से आती है हमारी काम की लाइन। द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, साइटोलॉजिकल मतलब सेल के अंदर के ऑब्जर्वेशन, मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द concept ऑफ जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्वेशन हुए थे? साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इन इंसेक्ट। ठीक है, उनसे हमें पता चला था कि सेक्स डिटर्मिनेशन के पीछे भी जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है। अब एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था हैंकी। उन्होंने 1891 में क्या किया, न्यूक्लियस में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखे ऑल थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस, बट वो सिर्फ फ्यू इंसेक्ट में देखे। मतलब इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब 50% में वो स्ट्रक्चर आ रहा था और 50% में वो नहीं आ रहा था, whereas other 50% did not receive it. Hanking gave a name to this structure as the X body. हैंकिंग को अभी कुछ नाम नहीं सूझा था, तो उसने उस स्ट्रक्चर को एज अ नाम दिया एक्स बॉडी। ठीक है, एक्स बॉडी नाम दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। अभी जस्ट उसने देखा ना, तो उसको अभी उसने जस्ट देखा तो उसको पता नहीं कि ये हो क्या रहा है, बस उसका ये एक ऑब्जर्वेशन था। बट एक्स बॉडी क्या थी असल में? एक क्रोमोसोम था। तो हैंकिंग ने उसको नाम दिया था एक्स बॉडी, इसलिए उस क्रोमोसोम का नाम हो गया एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम हो गया? एक्स क्रोमोसोम। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज एक्सोटाइप। अब देखो, जो सेक्स डिटरमिनेशन की मेथड होती है ना, वो होती है, अच्छे से समझाऊंगी, ये अच्छा टॉपिक है। देखो, दो चीज होती है, एक होती है फीमेल हेटेरो गैमेटी और एक होता है मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक है, अब देखो, जो मेल हेटेरोगैमेटी उसमें एक एक्सो टाइप होता है, एक एक्स वाई टाइप होता है। और फीमेल हेटेरोगैमेटी में एक ही टाइप होता है, डब्ल्यू जेड। या ये फीमेल होती है और ये मेल होता है। ठीक है, तो अब देखो एक्सोटाइप की मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। एक्सोटाइप की मैकेनिज्म में हो रहा है कि कुछ कुछ स्पर्म के पास एक्स, मतलब जो फीमेल होती है, सबसे पहले फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के पास जो होता है एक्सोटाइप में फीमेल के पास होता है एक्स एक्स। ठीक है, और मेल के पास होता है या तो एक्स या जीरो, कुछ भी नहीं। तो अगर गैमेट बने, ठीक है, अच्छा, एक्स जीरो, अब अगर गैमेट बने तो फीमेल का गैमेट जो रहेगा वो तो एक्स बनेगा, और मेल के गैमेट की दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक्स भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देखो, एक्स और एक्स फर्टिलाइज हुए तो अगेन एक फीमेल बनेगी, और एक्स और जीरो फर्टिलाइज हुए तो अगेन हम मेल बनेगा। तो जो हम एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो सेम है। बस उसमें वाई था और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां पे एक क्रोमोसोम था वाई और वहां पे कुछ भी नहीं है। तो इससे तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि फीमेल में ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब जो ऑटोसोम्स होंगे, ऑटोसोम प्लस एक्स, और मेल में क्या है? ऑटोसोम, मतलब एक्स एक्स, और यहाँ पे ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो, मतलब एक क्रोमोसोम कम है इन केस ऑफ मेल। अब अगर इसको मैं समझूं इससे, जो हमारी एनसीईआरटी लिख रही है, देखो, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, द mechanism of sex determination is the exotype, that is all appear an additional X chromosome beside the other chromosome autosomes. On the other hand,
Other hand, some of the sperm bear in the X chromosome, whereas some do not. Egg fertilized by sperm having an X chromosome become female, and those fertilized by sperm that do not have any X chromosome become male. तो ये पैराग्राफ मैंने तुमको पहले ही समझा दिया, समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही थी? गॉट इट गाइस? कोई डाउट है? चलो, गुड गुड। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स जीरो है, तो एक क्रोमोसोम इधर कम है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वाज डेजिग्नेटेड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज द ऑटोसोम। अब देखो, जो ग्रास ऑफर होता है वो एग्जाम्पल होता है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का, in which male have only one X chromosome beside the autosome, where female have pair of X chromosome, जो मैंने तुमको बताया था। अब देखो, this observation led to the investigation of a number of species, तो उन्होंने बहुत सारी स्पीशीज में किया, in a number of other insect and mammals including man। अब यहाँ पे क्या था? एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मतलब पूरा सेम, बस जहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं था एक्सो में, यहाँ पे उसका एक्स का एक छोटा फॉर्म है वाई क्रोमोसोम, जो कि रेसेसिव है। ठीक है, तो देखो, XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosome। ठीक है, वहां पे सेम नहीं था। XO और XY में डिफरेंस यही है कि मेल और फीमेल में क्रोमोसोम का नंबर XY में सेम है और XO में सेम नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रही थी मैं? चलो, among the males an X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller मैम एक बार and और रिपीट कीजिएगा ना, ये वाला जो पॉइंट्स बोले एक बार और रिपीट कीजिएगा तो। बेटा ये सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कौन से पॉइंट रिपीट करना है? देखो, एक्स ओ और एक्स वाई टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें ये डिफरेंस है कि एक्स ओ टाइप में जो मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक्स ओ टाइप है, तो उसमें अगर कोई फीमेल है, उसमें कोई फीमेल है तो ए मतलब ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स रहेगा, और मेल उसमें ऑटोसोम प्लस एक्स और जीरो, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। इस जीरो इज नॉट अ क्रोमोसोम, जस्ट जीरो। तो देखो, ए प्लस दो क्रोमोसोम और ए प्लस एक्स क्रोमोसोम, तो मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया और फीमेल में ज्यादा हो गया। वही अगर हम एक्स वाई लें, अगर हम इसको एक्स वाई क्रोमोसोम लें, तो ओ की जगह वाई है, मतलब इसमें भले ही दूसरा एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, पर एटलीस्ट नंबर तो सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। समझ में आया? चलो, ठीक है। कहाँ थे? चलो, हाँ हाँ, आ गए। फीमेल however have a pair of X chromosome, both male and female bear same number of autosome, hence the male have autosome plus XY, मतलब A plus XY होगा, और फीमेल्स में होगा A plus XX। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला, जिसका अभी अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था। द मेल्स हैव वन X and one Y chromosome, whereas female have a pair of X chromosome beside autosome. In the above description, you have studied about two types of sex determination, जहाँ पे फीमेल में कुछ नहीं है, फीमेल में सेम टाइप ऑफ गैमेट है, बस हेटेरोगैमेटी कहाँ आ रही थी? मेल में। तो इन दोनों को हम कहेंगे मेल हेटेरोगैमेटी। क्या कहेंगे? एक्सो टाइप और एक्स वाई टाइप को। बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, either with or without X chromosome, और सम गैमेट विथ एक्स क्रोमोसोम एंड सम विथ वाई क्रोमोसोम। भले डिफरेंस आ रहा था, एक में आता था कि विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, एक में आता था एक में एक्स और एक में वाई, पर हेटेरोगैमेटी तो सिर्फ मेल में हो रही थी। फीमेल इज स्टेबल, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम उसके पास है, तो इसको हम बोलेंगे मेल हेटेरोगैमेटी। Such type of sex determination mechanism is designated to be example of male heterogamety. In some other organism, example है birds, a different mechanism of sex determination is observed। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है कि मेल, मतलब आप देखो ह्यूमंस में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज बेस्ड ऑन द मेल। ठीक है, मतलब मेल डिसाइड करेगा कि बेटा होगा या बेटी होगी, बट बर्ड्स में उल्टा है, फीमेल डिसाइड करेगी। ठीक है, तो फीमेल कैसे डिसाइड करेगी? उसमें इन सम अदर ऑर्गेनिज्म
अब different mechanism of sex determination is observed. In the case the total number of chromosome is same, total number of chromosome दोनों में same है, males and female में, but two different type of gamete in term of the sex chromosome are produced by females. ठीक है, कुछ भी करती है तुम्हारी मैम, मिटा देती है. और produced by females, that is female heterogamety. अब उसमें क्या है, फीमेल में होता है ZW और मेल में होता है ZZ. ठीक है, जैसे फीमेल में अपना XX चल रहा था, तो यहाँ पे फीमेल में क्या है, ऑटोसोम प्लस WZ, और मेल में है ए ऑटोसोम प्लस ZZ, और फीमेल में है A प्लस WZ. तो इससे ये होगा कि हाँ देखो, WZ हुआ, तो अगर इनका गैमेट बने, जैसे WZ है और ZZ है, तो मेल का तो एक ही गैमेट बनेगा Z, और इसका बनेगा W और बनेगा Z. तो अगर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेल बना, और इन दोनों का हुआ तो फीमेल बनी. समझ में आ गया. बस इसमें फीमेल में हेटेरोगैमेट्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम फीमेल हेटेरोगैमेटी. In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, अब हम इसको, पहले जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस पढ़ी, उससे इसको अलग करने के लिए XY नाम ना देके ZW नाम दे देते, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे. इन दिस ऑर्गेनिज्म female have Z and one W chromosome, whereas male have a pair of Z chromosome beside the autosome. अब है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जो कि मैंने तुमको पढ़ा दिया है, पर एक बार रीड कर देती हूँ. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ा दिया, एग्री करते हो या नहीं करते हो, जस्ट एग्री विथ मी. पढ़ा दिया, अभी तो पढ़ा है, XY टाइप ही होता है. It has already been mentioned out that the sex determining mechanism in case of human is XY type. Out of 23 pair of chromosome present, 22 pair are exactly same in both males and females. These are the autosomes. ठीक है. A pair of X chromosome are present in the female, whereas the presence of X and Y chromosome are determinant of the male characteristics. During spermatogenesis among male, two type of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry X chromosome and 50% has Y chromosome besides the autosome. Females, however, produce only one type of ovum with a X chromosome. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. In case ovum fertilized with a sperm carrying X chromosome, the zygote develop into female, and the fertilization ovum with Y chromosome carrying sperm result into a male offspring. It is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determine the sex of the child. ठीक है, मेल स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, उसी से सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता चल जाता है. ठीक है, सो इन एवरी प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज अ 50% चांस आइदर ऑफ अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड. बट हमारी सोसाइटी में फिर भी औरतों को कोसा जाता है कि कैसी औरत है, सिर्फ लड़कियां पैदा करती है, उनको गालियां दी जाती है, उनको मारा पीटा जाता है. और उन लोगों को कौन समझाए कि इसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है. तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम बहुत जल्दी पढ़ा रही, बेटा ये चीज मैंने जल्दी पढ़ दी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाई है. ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, बताओ. मुझे लग रहा है कि हमको एक क्लास और लगेगी, क्योंकि काफी बचा, वैसे काफी तो नहीं बचा है, पर अगर तुम लोग कहोगे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चैप्टर खत्म कर दूंगी, और तुम लोग कहोगे तो एक क्लास और ले लूंगी. अब पहले हनी भी तो पढ़ ही लेते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. ठीक है, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अन इंडिविजुअल रिसीव. यहाँ पे अलग ही चल रहा है, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है, उस हिसाब से उसका सेक्स डिसाइड होगा. क्योंकि इस, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई हैप्लॉइड है तो वो मेल है, और कोई डिप्लॉइड है तो वो फीमेल है. इसलिए देखो, an offspring formed from the union of sperm and egg develop as female, क्वीन और वर्कर बोलते हैं उसको. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है तो वो है एक फीमेल. और अगर अनफर्टिलाइज्ड है, एग एग ही अपने आप में कुछ बन गया है, डेवलप हो गया है, तो उसको बोलते हैं मेल या फिर ड्रोन. बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन. तीन वर्ड आते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, और एक और होता है पार्थिनोकार्पी, मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन.
पार्थिनोजेनेसिस मतलब इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एक सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन भी शायद कुछ था। बताऊंगी, मैं बता दूंगी, एक वर्ड याद नहीं आ रहा है। तीन थे, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, नहीं, एपोमिक्सिस को छोड़ के पार्थेनो से ही कुछ था। एपोमिक्सिस तो मेरे को पता है। इसका पीडीएफ बेटा पीसीबी पॉइंट में आ जाता है, ठीक है, वहां से ले लेना आप। ठीक है, चलो चलो। क्वीन और वर्कर, अब क्या था? बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, this means that the males have half the number of chromosome than that of the female। ठीक है, तो मेल में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में डबल होते हैं उनसे। द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल्स आर हैप्लॉयड दैट इज हैविंग 16 क्रोमोसोम। और इसलिए इस सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम को हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, क्योंकि एक हैप्लॉयड है और एक डिप्लॉयड है, एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं मेल, और दे डू नॉट हैव एनी फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, बट हैव ग्रैंडफादर कैन हैव ग्रैंडसन। देखो दिखा देती हूँ। फीमेल है, उसमें मियोसिस हुई, गैमेट्स बने 16 16। ठीक है, अब देखो एक 16 से डेवलप होके मेल बन गया। ठीक है, मतलब एक एग से, एक गैमेट से डेवलप होके मेल बन गया, तो इसका कोई फादर है क्या? नहीं है। अब देखो ये मेल था, माइटोसिस से इसने गैमेट बना लिया, फर्टिलाइजेशन से F1 में फीमेल बन गई। ठीक है, तो फीमेल का तो फादर मदर दोनों है, पर जो मेल होता है ना उसका कोई फादर नहीं होता, उसके ग्रैंडफादर होते और ना ही इसका कोई सन होता, उसका ग्रैंडसन होता है डायरेक्ट। कितनी अजीब और कितनी अच्छी चीज है। ठीक है, मदर है सिर्फ, फादर नहीं है, बट ग्रैंडफादर है, दादा दादी दोनों है, पर पापा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। समझ में आया ये अच्छे से? समझ में आया? चलो, गुड 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 गुड। फिनोमेना दैट लीड टू वेरिएशन इन डीएनए व्हिच इज द म्यूटेशन। तो अब तुम बताओगे, 6 बज चुके हैं, बाकी का मैं तुम्हें कल की क्लास में पढ़ाऊँ या फिर 15 मिनट और लगेंगे? ये कितने, 3 4 5 पेज है, 15 तो नहीं लगेंगे, आधा घंटा लग जाएगा। कल ही पढ़ा दो, कल। हाँ, आलस के देवता, कल 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 पे डालते रहो, ऐसा नहीं कि नहीं मैम आज पढ़ा दो। चलो ठीक है, तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए कल की क्लास ये, पर कल सिर्फ आधे घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे में मैं खत्म कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच मेरी क्लास में आने के लिए, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, जो कि तुम कर नहीं रहे हो। प्लीज प्लीज आई बेग यू, जाके यार यूट्यूब पे कमेंट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो, तुम उनको मोटिवेट करो, अपना कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन बनाओ। ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे? मैं सबके नाम देख रही हूँ, अगर तुम्हारे नाम से कमेंट नहीं देखे अगर, फिर मारती हूँ तुम लोगों को आके। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर।